नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो से मैं एक नई सीरीज शुरू करूँगा जो कि स्टूडेंट्स के लिए होगी। वो स्टूडेंट्स जिनको किसी न किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर है। मेंटल डिसऑर्डर जैसे कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, ओसीडी, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एडिक्टिव डिसऑर्डर, डिस्थाइमिया, कुछ इस तरह के डिसऑर्डर्स जिसमें कि नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा मन पर हावी हो जाती हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहती हैं। और जब ये मेंटल डिसऑर्डर होता है तो एक पर्सन के लाइफ के कई सारे एरियाज इफेक्ट होते हैं जिसमें स्टडीज भी एक हिस्सा होता है। अब युवा हैं, 15 से 25 के बीच की उनकी उम्र है जिसमें वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं, किसी ना किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। पर साथ ही किसी वजह से उनको मेंटल डिसऑर्डर भी हुआ पड़ा है और मेंटल डिसऑर्डर के इम्पैक्ट में, उसके असर में उनसे पढ़ाई नहीं हो पा रही। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं हो पा रही, कंसंट्रेशन बनानी है वो भी नहीं बन रही, मोटिवेट नहीं कर पा रहे, मूड नहीं बन रहा, नींद की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रूटीन सेट नहीं हो रही, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही। बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो वैसे तो किसी भी तरह के स्टूडेंट को हो सकते हैं, पर जिन लोगों को मेंटल इलनेस है, किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर है और अगर वो क्रोनिक नेचर का है तो ऐसे में पढ़ाई कर पाना बेहद मुश्किल होता है। तो पढ़ाई को कैसे आसान बनाया जाए या पढ़ाई को लेकर कैसा रवैया रखा जाए, एटीट्यूड रखा जाए, इस बारे में ये पूरी सीरीज होगी। एक चीज का ध्यान दें, क्योंकि ज्यादातर मेंटल इलनेसेस 25 वर्ष की उम्र से कम की आयु के लोगों में डेवलप हो जाती हैं। करीब 70 से 80% मानसिक समस्याएं या वो लोग जिनको किसी भी तरीके की मानसिक बीमारी है वो 25 से कम की उम्र में ही डेवलप कर लेते हैं और 25 की उम्र के बाद 30, 40, 50 की उम्र में आने वाली मानसिक बीमारियां जो कि पहली बार आई होती हैं, कुछ ही लोगों में पहली बार पैदा होती हैं। तो हम ये देखते हैं कि क्योंकि ज्यादातर मानसिक बीमारियां युवावस्था में ही आ जाती हैं, जबकि एक बच्चा या एक युवा जो है वो अपना करियर बना रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो ऐसे में उसकी पढ़ाई इफेक्ट होती ही है। ऐसे में किसी ना किसी लेवल पर उसकी पढ़ाई में अड़चनें आती हैं और उसका जो रास्ता है वो स्मूथ नहीं रह जाता। वो बहुत ही सीधे तौर पर आराम से अपने करियर को नहीं बना पाता या बना पाती। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि मेंटल डिसऑर्डर को मैनेज करने के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई को भी मैनेज करे। कभी एक्सपेक्टेशंस अपनी चेंज करनी पड़ सकती है, कभी अपनी प्रायोरिटीज बदलनी पड़ सकती हैं, अपनी रूटीन में बदलाव लाना पड़ सकता है और मेंटल इलनेस का जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके अलावा पढ़ाई को लेकर अपना एटीट्यूड बदलना पड़ सकता है ताकि अटेंशन कंसंट्रेशन भी बने, मूड भी अच्छा रहे और मोटिवेशन के साथ पढ़ाई भी पूरी हो पाए। आप YouTube पर बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स या टीचर्स या जो भी कोचिंग दे रहे हैं, ऐसे टीचर्स या एजुकेटर्स की वीडियोस देखेंगे जो कि मोटिवेट करते हैं। क्योंकि वो टीचर्स हैं इसलिए मोटिवेट करना उनका काम है, उनके काम का हिस्सा है और वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के साथ साथ उनको मोटिवेट भी करते हैं। तो वहीं बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, कुछ एक दो तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं यूट्यूब पर। ऐसे लोगों की वीडियोस भी आप देखेंगे, वो भी मोटिवेट करने का काम करते हैं, कई सारी बातें बताते हैं, माइंड को, साइकोलॉजी को एनालाइज करने के तरीके बताते हैं, पढ़ाई को लेकर कैसा एटीट्यूड हो, कैसे अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस दी जा सके, अपनी मेमोरी, अटेंशन को कैसे बढ़ाया जा सके, इस बारे में बड़ा कुछ बताते हैं। इसी के साथ आप बहुत सारे किताबों का रिव्यू देखोगे, कुछ ऐसी ऑडियो बुक्स मिलेंगी आपको, हिंदी में, इंग्लिश में, कई सारी भाषाओं में आपको ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी जहां पर वो मोटिवेट करने के लिए, अच्छे से अच्छे तरह से पढ़ाई करने के लिए या करियर बनाने के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं। पर वहां एक गड़बड़ हो जाती है। ये जो सारी मोटिवेशनल टॉक्स हैं, चाहे वो टीचर दे या कोई मोटिवेशनल स्पीकर, ये आम जनता, जनरल पॉपुलेशन के लिए इस तरह की बातें कही जाती हैं। ये बातें, ये सब जो स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स हैं, वो उन लोगों पर पूरी तरह से फिट नहीं बैठती जिन्हें मेंटल डिसऑर्डर है। एक पर्सन जिसको मेंटल डिसऑर्डर है, आप उसको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाएं, बहुत बड़ी बड़ी मोटिवेशंस दें, वो काम नहीं करती। वो पर्सन जिसको डिसऑर्डर है वो अपने अंदर किसी तरह का डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेशन से डील कर रहा है, उसके लिए ये बड़ी बड़ी बातें करना एक तरह का एस्केप हो जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे दूसरे लोगों के लिए तो ये चीजें बड़ी आसान हैं, दूसरे लोग तो बड़े इजीली कर पा रहे हैं, मुझसे नहीं हो रही। तो ऐसे में वो अपने अंदर बहुत सारा गिल्ट भर लेता है, आत्मग्लानि भर लेता है।
उसे ऐसा लगता है कि शायद वो अच्छे एफर्ट्स नहीं ले रहा या अच्छे एफर्ट्स नहीं ले रही, दूसरे लोग तो बड़े अच्छे से कर लेते हैं, दूसरे लोगों के पास कुछ एबिलिटी है, स्किल है, दूसरों के अंदर टैलेंट है, और ना जाने वो बड़े स्मार्टली कैसे वो अपनी पढ़ाई को अच्छे से करके अच्छे मार्क्स ले आते हैं और एक्सेल कर जाते हैं करियर में। पर मेरे अंदर ही कोई खोट है, मेरे अंदर ही कोई प्रॉब्लम है, मेरी बीमारी ऐसी है, या मेरे अंदर कोई मेंटल प्रॉब्लम है, या मेरी अंदर मेंटल कैपेसिटी नहीं है, मेरे दिमाग में ताकत नहीं है, मानसिक कमजोरी है, जिस वजह से मैं ये सब नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। ऐसे में डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने अंदर बहुत सारा डिस्ट्रेस, बहुत सारा आत्मग्लानि भर लेता है, गिल्ट भर लेता है। ऐसे में उसकी मेंटल हेल्थ रिकवरी तो मुश्किल हो ही जाती है, पढ़ाई भी नहीं हो पाती। तो ये जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ये एप्रोप्रिएट नहीं है उन लोगों के लिए जिन लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। तो मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए अगर मोटिवेशन देना हो या उनको एजुकेशन की स्ट्रेटजीज बताना हो, ये एक साइकोलॉजिस्ट बता सकता है। और अगर मेंटल डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बता सकता है, क्योंकि वो एप्रोप्रिएटली उनकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से उनको सजेशन देगा। तो ये जितनी भी जनरल बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े महापुरुषों की कहानियां, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स जो बताते हैं, वो सब थोड़ा ही असर लाती हैं उन लोगों पर जिनको मेंटल डिसऑर्डर है। क्यों? क्योंकि एक पर्सन जिसे मेंटल डिसऑर्डर है, उसकी ज़रूरतें अलग हैं, उसका मानसिक तनाव, उसकी मानसिक पीड़ा इतनी ज़्यादा है कि उसको ये भी समझना पड़ेगा कि किस तरह से वो डिसऑर्डर के रहते हुए अपनी पढ़ाई से एक्सपेक्टेशंस को साधे, कैसे वो अपनी रूटीन और अपनी डेली जो भी उसकी आदतें हैं उनको किस तरह से मॉडिफाई करे, बदले, तब जाकर वो अपने मेंटल डिसऑर्डर से डील करते हुए भी अच्छी पढ़ाई कर सकता है या कर सकती है। वो उन लोगों को फॉलो नहीं कर सकता, वो उन लोगों को फॉलो नहीं कर सकती जिन्हें मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, क्योंकि उनकी ज़रूरतें अलग हैं। मेंटल डिसऑर्डर से डील करते वक्त एक व्यक्ति अपनी सर्वाइवल नीड्स से जूझ रहा होता है। सर्वाइवल नीड्स मतलब बेसिक नीड्स, जिससे कि वो अपना एक अच्छा गुजारा कर सके, एक अच्छी जिंदगी जी सके। जबकि जिन लोगों को मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, वो अपनी ग्रोथ नीड्स पर वर्क कर रहे हैं। मतलब ऐसी ज़रूरतें, ऐसी नीड्स जो कि उनके जीवन में केवल उन्हें आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करती हैं, जिससे कि वो हर अगला पड़ाव बड़े आसानी से पार कर सकते हैं। जबकि मेंटल डिसऑर्डर के रहते ना ही केवल व्यक्ति को आगे बढ़ना है जीवन में, साथ ही साथ अपने बीमारी से भी जूझना है। तो सेम स्ट्रेटजीज, सेम तरीके, सेम सोच के साथ नहीं चला जा सकता। कुछ हद तक तो सिमिलर प्रिंसिपल्स, एक जैसे सिद्धांत काम कर जाते हैं, जनरल सजेशंस काम कर जाती हैं, नो डाउट वो जरूर हेल्प करेंगी। पर क्या सिम्टम स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं मिलनी चाहिए? क्या ऐसी चीजों के लिए हमें सतर्क नहीं रहना चाहिए कि कैसे मेंटल स्ट्रेस के रहते हम तैयारी करें या अपनी पढ़ाई से क्या उम्मीदें रखें? क्या इसका कनेक्शन हमें अपने डिसऑर्डर के साथ नहीं बिठाना चाहिए? बिल्कुल बिठाना चाहिए, जरूरी है। एक पर्सन जिसे स्किज़ोफ्रेनिया है या वो किसी तरह के साइकोटिक डिसऑर्डर से जूझ रहा है, उसे पढ़ने में अटेंशन प्रॉब्लम्स होंगी, कंसंट्रेशन इश्यूज आएंगे, मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उसके अंदर महसूस होगी। ऐसे में वो जो पढ़ाई कर रहा है उसका बहुत तनाव लेगा। एक व्यक्ति को ओसीडी है, दिमाग में सारा टाइम उसके ऑब्सेशंस चलती रहती हैं। इनफैक्ट वो पढ़ाई को लेकर भी ऑब्सेस कर लेते हैं, पढ़ाई को लेकर भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव रिचुअल्स या प्रैक्टिसेस फॉलो करने लगते हैं, परफेक्शन लाने लगते हैं। उनको लगता है कि जब तक वो परफेक्टली पढ़ेंगे नहीं किसी टॉपिक को, तब तक वो अगले टॉपिक की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये सारे जो कंसर्न्स, सारे जो इश्यूज होते हैं, ये सिर्फ वही लोग जानते हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए स्पेसिफिक होते हैं जिनको ये बीमारियां हैं। इसका दुनिया के किसी ऐसे दूसरे इंसान से कोई लेना देना नहीं जिसे ये बीमारियां नहीं हैं। जैसे मेंटल हेल्थ की जो स्ट्रगल है केवल वही व्यक्ति जानता है जो उससे जूझ रहा है, वही व्यक्ति केवल उसे समझ सकता है, या उसी जैसे लोग उसे समझ सकते हैं, या डॉक्टर समझ सकते हैं, या थोड़ा बहुत उसके घर वाले समझ सकते हैं। बाहर की दुनिया में जिसे कभी डिप्रेशन नहीं हुआ, कभी किसी को ओसीडी नहीं हुआ, कभी कोई स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी की बीमारी नहीं हुई, वो लोग नहीं समझ सकते कि एक व्यक्ति जिसे मानसिक बीमारी है वो किस तरह के चैलेंजेस, किस तरह की चुनौतियों से गुजरता है। तो जैसे आम जिंदगी में भी नॉन क्लिनिकल पॉपुलेशन को बिलोंग करने वाले लोग, नॉन क्लिनिकल मतलब जिनको बीमारी नहीं है, नॉन क्लिनिकल पॉपुलेशन के लोग जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता या जिनको कुछ भी आइडिया नहीं होता कि मेंटल इलनेस की स्ट्रगल्स क्या है, वो आम जिंदगी में उतने सेंसिटिव भी नहीं होते। उसी तरह पढ़ाई जैसे इश्यूज को लेकर भी इन दो तरह के लोगों में एक बहुत बड़ा फर्क देखा जाता है। जहां वो लोग जिन्हें मेंटल इलनेस नहीं है, उनकी स्ट्रेटजी, उनके तरीके, उनके अप्रोच बिल्कुल अलग होगी, तो वहीं एक मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे व्यक्ति की अप्रोच, उसका तरीका, स्टाइल बिल्कुल अलग होगा। तो स्टडीज के साथ कोप करना, स्टडीज को हैंडल करना, उस स्ट्रेस से गुजरना
स्टडीज करते हुए भी अपने जीवन में एक अच्छा रास्ता बना पाना और अच्छे ढंग से स्टडी कर पाना ताकि ठीक ठाक करियर बन सके, भले ही मन मुताबिक करियर ना बने, भले ही अपने सपनों को पूरा ना कर पाए, पर एक ठीक ठाक करियर बन पाए, एजुकेशन में किसी ठिकाने लग पाए, लॉसेस ना हो, नुकसान ना हो। ये नहीं कि कई साल तक एजुकेशन ही नहीं ली या कई साल तक पढ़ाई ही छोड़ दी, या अगर बीमारी की वजह से वो पढ़ाई छूट भी जाए तो कैसे उसे आगे रिकवर किया जाए। इस तरह के चैलेंजेस जो कि केवल एक मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जूझ रहा है, इसके लिए जरूरी है कि कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस दी जाए, स्पेसिफिक डायरेक्शंस, इंडिकेशंस दी जाएं और उन चैलेंजेस के बारे में चर्चा की जाए जो कि वो व्यक्ति जिससे जूझ रहा है या उसके घर वाले जूझ रहे हैं। तो इसी तरह के विषयों पर, इसी तरह के टॉपिक्स पर मैं इस पूरी सीरीज में बात करूंगा। हो सकता है सीरीज काफी लंबी हो या हो सकता है थोड़ी छोटी हो, मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएंगे, जैसे जैसे मैं इश्यूज के बारे में विचार करता रहूंगा, वैसे वैसे मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। कभी कोई वीडियोस में डिसऑर्डर स्पेसिफिक बनाऊंगा, जैसे ओसीडी के लिए अलग तो डिप्रेशन के लिए अलग, तो वहीं कुछ वीडियोस में जनरल बनाऊंगा जो कि हर तरह के व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल हैं, लागू होती हैं जिन्हें मेंटल डिसऑर्डर है। और ये जो वीडियो सीरीज होगी ये युवाओं के लिए 15 से 25, 15 नहीं तो चलो 17-18 ले लेते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि ये वो ऐसा फेज है जहां पर ज्यादातर मेंटल इलनेसेस शुरू होती हैं। ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, ये सारी बीमारियां 14, 15, 18 की उम्र में शुरू हो चुकी होती हैं ज्यादातर लोगों में। मैक्सिमम लोग इन बीमारियों को बहुत यंग एज में डेवलप कर लेते हैं और जब तक उनकी कॉलेज लाइफ आती है, 9th, 10th, 11th, 12th, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये कक्षाएं, इनमें ये बीमारियां आ सकती हैं जब बहुत स्ट्रगल की वजह से एक व्यक्ति के जो मार्क्स होते हैं, परफॉर्मेंस होती है एग्जाम में, वो बिल्कुल गिर जाती है। कहाँ एक बच्चा जो था वो 70, 80, 90% स्कोर करता था और अब उसकी परफॉर्मेंस 50, 55% तक आकर रह जाती है। या स्कूलिंग अच्छी खासी निकल भी जाए पर कॉलेज में स्ट्रगल्स बढ़ जाती हैं। कोई रेगुलर कोर्स कर रहा है तो कोई डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स कर रहा है। डिस्टेंस लर्निंग के कोर्स के अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि बहुत से लोग जिनको मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, डिस्टेंस लर्निंग के कोर्स में उनकी वो समस्याएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो रेगुलर कोर्स में जो उनको दोस्तों के साथ इंटरेक्शन होता है, कॉलेज जाना होता है, पढ़ाई के लिए रेगुलर रहते हैं, आना जाना होता है, ट्रैवलिंग होती है, वो सब ना होने के कारण डिस्टेंस लर्निंग के अपने स्ट्रेसेस होते हैं, जिसकी वजह से एक व्यक्ति खाली दिमाग में अपनी बीमारी को बढ़ा लेता है। वो चैलेंजेस होते हैं। स्कूल छोड़ देता है बच्चा, कॉलेज छोड़ देता है, ओसीडी की वजह से स्कूल नहीं जा पाता, पढ़ाइयां नहीं हो पाती, स्किज़ोफ्रेनिया से तो पूरी की पूरी एजुकेशनल लाइफ ही खत्म हो जाती है। तो ऐसे में किस तरह से अपनी एजुकेशन को परस्यू किया जाए, एक अच्छा करियर बनाया जाए, अपने एबिलिटी, स्किल्स, नॉलेज को कैसे बढ़ाया जाए जिसके साथ मेंटल डिसऑर्डर के बावजूद करियर को, एजुकेशन को रुकने से बचाया जा सके, इस बारे में बात करूंगा मैं इस सीरीज के अंदर। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, क्योंकि फाउंडेशन ही यही है एक अच्छी लाइफ की, कि आप अच्छी एजुकेशन ले सके। पर मेंटल इलनेस एजुकेशन मुश्किल बना देती है। मेंटल इलनेस की वजह से या तो लोगों की एजुकेशन छूट जाती है या वो डिलेड हो जाती है, देरी हो जाती है। जो 12th 17 साल की उम्र में पूरी हो जानी चाहिए, कई बार वो 20-21 साल की उम्र में पूरी होती है। ग्रेजुएशन जो कि 20 या 21 की उम्र में पूरी हो जानी चाहिए, उसमें कई लोग 25-26 साल की उम्र में पूरा कर पाते हैं, या कई बार तो ग्रेजुएशन हो ही नहीं पाती। ग्रेजुएशन जैसे तैसे कर दी, रेगुलर में नहीं कर पाए, करस्पॉन्डेंस से, डिस्टेंस लर्निंग से कर ली, पर उसके बाद जॉब मुश्किल हो जाती है, जॉब ढूंढना, बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है। तो करियर और एजुकेशन, इससे रिलेटेड जो स्ट्रगल्स होती हैं, जो मेंटल इलनेस की वजह से आती हैं, उस बारे में इस वीडियो सीरीज में बात करूंगा। यह सीरीज काफी समय से पेंडिंग थी, करीब 2 साल से मैं इस सीरीज पर शुरू करना चाह रहा था, कुछ कंटेंट बनाना चाह रहा था, किसी वजह से दिमाग से स्किप हो गई, किसी वजह से प्रायोरिटी से हट गई है। पर ये बहुत जरूरी है। हर क्लाइंट, हर पेशेंट जिससे मैं मिलता हूं, जिसको मेंटल इलनेस रही है, उसकी एजुकेशन में कुछ ना कुछ लफड़े आते ही हैं, कुछ ना कुछ रुकावटें आती ही हैं। स्मूथ तरीके से, आसानी से, नेचुरल तरीके से एजुकेशन पूरी हो जाए कि भाई 20-21 में ग्रेजुएशन हो गई, एंट्रेंस एग्जाम दिया, क्लियर हो गया, बढ़िया से मास्टर्स डिग्री ले ली, जॉब लग गई, इतना इजी तरीके से नहीं बन पाता करियर उन लोगों का जिन्हें मेंटल इलनेस है। तो इसीलिए ये सारे इश्यूज में डिस्कस करूंगा। पढ़ाई, डिग्री, स्कूल, कॉलेज, एंट्रेंस एग्जाम, करियर, एजुकेशन, मतलब हायर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, जो भी डिसीजन मेकिंग जो इश्यूज आते हैं, कहां डिसीजन लिया जाए, कैसा डिसीजन लिया जाए, अगर एजुकेशन में रुकावटें आ गई हैं तो फिर एक अलग रास्ता कैसे बनाया जाए, इस बारे में थोड़ी सी डिस्कशंस करूंगा। साथ ही ध्यान दें कि इस सीरीज में कोई ऐसी टिप्स नहीं होंगी, कोई ऐसी सजेशंस नहीं होंगी
कि जैसे ऐसा कर लोगे तो ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, या ये कर लो अगर आपको ओसीडी है तो आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने में मुश्किल नहीं होगी। अगर डिप्रेशन में अगर ये कर लिया तो सारे एग्ज़ाम्स पूरे कर लोगे या हर तरह का करियर बना लोगे। कुछ इस तरीके के दावे करने वाली, कुछ इस तरीके की सजेशंस देने वाली, टिप्स देने वाली, या ऐसे गलत तरीके की उम्मीदें आपको बंधाने वाली टिप्स इसमें नहीं होंगी, क्योंकि ऐसी सजेशंस कभी यूट्यूब वीडियोस पर नहीं दी जा सकती। यूट्यूब वीडियो के माध्यम से सिर्फ कुछ ऐसी कंडीशंस, कुछ ऐसी चुनौतियों के बारे में चर्चा की जा सकती है कि किस तरीके की परेशानियां और चुनौतियां लोग फेस करते हैं पढ़ाई के मामले में, मेंटल डिसऑर्डर्स के दौरान, और उन चुनौतियों के मामले में क्या किया जा सकता है या क्या किया जाना चाहिए, केवल उस बारे में कुछ चर्चा हो सकती है। डायरेक्ट सजेशन देना कि ऐसा करोगे तो ये होगा, वैसा करोगे तो वो होगा, इस तरह से यूट्यूब वीडियोस में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी कहना गलत होगा। मेंटल डिसऑर्डर के रहते क्या चुनौतियां एक पर्सन फेस करता है, ऐसे में कौन सी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, मेंटल कंडीशंस होती हैं या लाइफ की कंडीशंस होती हैं जिसमें पढ़ाई मुश्किल भी हो जाती है, और उन कंडीशंस में क्या विकल्प हैं जिससे कि पढ़ाई आसान बनाई जा सकती है, कुछ इस बारे में ही चर्चा हो पाएगी और यही मैं इन वीडियोस में बात करूंगा। डायरेक्ट सजेशन या डायरेक्ट कोई एडवाइस लेनी हो तो उसके लिए आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को खुद कंसल्ट करें। वो इन वीडियोस के माध्यम से नहीं हो पाएगा, ऐसा संभव ही नहीं है, और अगर कोई करता है तो वो गलत करता है, वो खुद भी मूर्ख है और आपको भी बेवकूफ बना रहा है। इसलिए इन वीडियोस में सिर्फ इश्यूज के बारे में डिस्कशन होगी और उनमें क्या संभव किया जा सकता है या क्या बेस्ट से बेस्ट सही चीज करना जरूरी होगा, किन सावधानियों को रखकर आगे बढ़ा जा सकता है, केवल इसी बारे में चर्चा होगी। तो इसलिए किसी सॉल्यूशन को जानने के लिए इन वीडियोस को मत सुनना। इस तरह की वीडियोस को इसलिए सुनना ताकि आपको उन इश्यूज के बारे में कुछ इंसाइट मिले, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, किस तरफ आपको देखना चाहिए, क्या आपको विचार करना चाहिए, क्या आपकी सोच होनी चाहिए, रवैया होना चाहिए, इस बारे में जानने के लिए आप ये वीडियोस देखना। उसी बारे में मैं आपको कुछ दिशा दूंगा या कुछ आपको आइडियाज दूंगा ताकि आप भी खुले मन से अपने बारे में सोचें, अपने करियर या पढ़ाई के बारे में खुले मन से विचार कर सकें और खुद ही कोई निर्णय लेकर अपने को दिशा दे पाएं। काफ़ी सारी चीज़ें तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएंगी, आप खुद ही उसमें कोई डायरेक्शन ढूंढ लोगे। अगर नहीं हो पाता तो फिर आपको किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से खुद मिलना पड़ेगा। तो ये सीरीज के साथ बने रहना। इस सीरीज में कई सारी वीडियोस आती रहेंगी अलग अलग टाइम पर, कुछ इंटरवल के बाद कुछ ना कुछ कंटेंट डालता रहूंगा। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, इस वीडियो को दूसरे लोगों से शेयर करें। अपने कुछ क्वेश्चंस हो, अपने कुछ टॉपिक्स हो तो वो भी कमेंट्स में सजेस्ट कर दें। हो सकता है कि मेरे मन में वो सारे टॉपिक्स ना आ पाए, आप अगर सजेस्ट करेंगे तो मैं कुछ सोच पाऊंगा, विचार कर पाऊंगा और उस पर कुछ कंटेंट बना पाऊंगा। क्योंकि किसी भी एक पर्सन का, किसी भी एक व्यक्ति का इशू, उसकी समस्या, उसके सवाल बहुत से लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो वो सारे अगर कमेंट सेक्शन में होंगे तो मुझे भी आइडिया मिलता रहेगा और मैं भी उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट बना सकूंगा। तो वीडियो सीरीज के साथ बने रहें, चैनल भी सब्सक्राइब कर ले। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।